आज की क्लास में मैं आपको डीसी मशीन की बाइंडिंग किस तरह से की जाती है ये बताऊंगा। डीसी मशीन में दो बाइंडिंग होती है, एक होती है फील्ड बाइंडिंग, दूसरा होता है आर्मेचर बाइंडिंग। आर्मेचर बाइंडिंग दो तरह की होती है, लैप बाइंडिंग है, वेव बाइंडिंग। तो आज की क्लास में हम फील्ड बाइंडिंग किस तरह से की जाती है और आर्मेचर बाइंडिंग में लैप बाइंडिंग किस तरह से की जाती है ये देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने एक डीसी मशीन का कट सेक्शन भी लिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये फील्ड बाइंडिंग है जो डीसी मशीन के स्टेटर पे दी हुई होती है। डीसी मशीन का जो स्टेटर होता है वो सेलिएंट पोल टाइप का होता है। सेलिएंट मीन्स बाहर की तरफ निकला हुआ। ये जो बाइंडिंग होती है ये कंसंट्रेटेड बाइंडिंग की जाती है फील्ड पर, फील्ड पोल्स पर। फील्ड बाइंडिंग को जो सप्लाई दी जाती है वो डीसी सप्लाई होती है। टर्मिनल बॉक्स से कंडक्टर निकला हुआ होता है, एक यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो होता है इसमें। तो इन करंट का काम होता है यहाँ पर पोल्स क्रिएट करना। हमें पता है कि जब जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक पोल्स क्रिएट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। तो राइट हैंड थंब रूल को ध्यान में रखते हुए बाइंडिंग को इस तरह से सराउंड किया जाता है पोल्स के ऊपर कि वहाँ पर अल्टरनेटिवली एन और एस पोल बन जाए। मीन्स वायर लिया इस तरह से, वायर का बंडल, और इसके ऊपर से निकालते हुए पीछे से लेते हुए ये ऊपर इस तरह से बाउंड करते जाते हैं। तो इस तरह से बाउंड करते हैं कि करंट की डायरेक्शन यहाँ से इस पॉइंट से इस तरफ जाती हुई हो। तो यदि इस पोल के ऊपर करंट इस तरफ जाता हुआ होगा इस डायरेक्शन में, तो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो हमें यहाँ पर एन पोल मिल जाएगा। फिर वायर का एक सिरा निकालते हुए आगे की तरफ बढ़ाते हैं अगले पोल में और उसको इस तरह से बाउंड करते हैं कि करंट का डायरेक्शन इस तरह से बने कि ये वाला पोल एस पोल बन जाए। उसके लिए वायर को पीछे की तरफ से लेते हुए और यहाँ से आगे से निकालते हैं। इससे करंट की डायरेक्शन इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जाते हुए हो जाती है और ये पोल क्या बन जाता है, एस पोल। सो अल्टरनेटिवली एन एस इस तरह से पोल बनाने होते हैं। तो फिर यहाँ से जो वायर निकलता है उसे क्या करते हैं, उसे इस तरह से बाउंड करेंगे कि यहाँ पर एन पोल बन जाए। तो एन पोल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करंट को ऐसे फ्लो कराना पड़ेगा। करंट इस तरह ऐसा फ्लो हो, इसके लिए वायर को ऊपर की यहाँ से निकाल के और फिर पीछे से लेते हुए, तो करंट इस डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो होगा। फिर करंट ये निकल के फिर अगले पोल में गया, तो फिर करंट यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए वायर को पीछे से लेके आगे लाएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा एन पोल, यहाँ बन जाएगा एस पोल। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से इस तरह से निकलती हैं, आर्मेचर कंडक्टर को कट करते हुए एस पोल की तरफ जाती है। यहाँ से निकलेंगी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, एस पोल की तरफ जाएंगी। यहाँ से लाइन ऑफ फोर्स निकलेंगी एस पोल। तो इस तरह से क्लोज पाथ बन जाता है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का। और ये फील्ड बाइंडिंग एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर एयर गैप में क्रिएट कर देती है। तो इस तरह से फील्ड बाइंडिंग की जाती है डीसी मशीन के मैग्नेटिक पोल्स के लिए। ये जो बाइंडिंग होती है, याद रखने वाली बात है, कंसंट्रेटेड बाइंडिंग होती है। यहाँ पर जो बाइंडिंग की गई है ये कंसंट्रेटेड बाइंडिंग की गई है। जबकि जब हम आर्मेचर बाइंडिंग पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड बाइंडिंग होगी। मीन्स वहाँ पर जो कंडक्टर प्लेस किए जाएंगे स्लॉट्स में वो डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप से होंगे, जबकि यहाँ पर वायर का बंडल लेकर उसे एक तरह से कंसंट्रेटेड एक पूरे के पूरे पोल्स के ऊपर बाउंड किया गया था। तो अब देखते हैं हम कि किस तरह से आर्मेचर के ऊपर बाइंडिंग की जाती है या आर्मेचर बाइंडिंग किस तरह से की जाती है। आर्मेचर बाइंडिंग किस तरह से की जाती है उसको समझने के पहले हम कुछ रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं। जो भी कॉइल्स होती हैं उन कॉइल्स के 2 कॉइल साइड्स हो सकते हैं। तो कॉइल साइड्स क्या होते हैं इसको देखते हैं एक डायग्राम से। ये देखिए यहाँ पर एक स्लॉट मैंने लिया है। इस स्लॉट में यहाँ से मान लीजिए
एक कंडक्टर जा रहा है, ये स्लॉट नंबर 1 है, यहाँ से एक कंडक्टर गया, कॉइल गई और अपोजिट साइड से होते हुए और ये इस स्लॉट में होते हुए ये वापस आ गई। तो इस तरह से एक कॉइल हमेशा दो कॉइल साइड बनाएगी, एक जाता हुआ गो और एक रिटर्न। तो एक कॉइल के हमेशा दो कॉइल साइड्स होंगे। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कॉइल साइड्स क्या होता है। नेक्स्ट होता है कॉइल स्पान। कॉइल स्पान का मतलब होता है कि अगर आपने यहाँ से कोई कंडक्टर गो कंडक्टर दिया, एक कॉइल साइड दिया है, तो दूसरा कॉइल साइड कितने स्लॉट के बाद रिटर्न हुआ है। मान लीजिए आपके पास टोटल स्लॉट्स मशीन में आर्मेचर में 20 हैं और आपको 4 पोल मशीन बनानी है, तो स्लॉट्स पर पोल होंगे S/P। यही S/P यानी 20/4 इक्वल टू 5 जो होगा ये कॉइल स्पान कहलाएगा। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहले नंबर के स्लॉट से कंडक्टर को डालेंगे और 5 स्लॉट आगे यानी 6th नंबर के कंडक्टर स्लॉट से इस कंडक्टर को वापस ले लेंगे। यानी कंडक्टर 1 नंबर के स्लॉट से जा रहा है और 6 नंबर के स्लॉट से वापस आ रहा है। इसका मतलब इसका कॉइल स्पान कितना होगा, 5। नेक्स्ट है डबल लेयर बाइंडिंग। डबल लेयर बाइंडिंग क्या होता है, कई बार जो आर्मेचर होते हैं उसके रोटर के स्लॉट्स में सिंगल कंडक्टर ना होते हुए कंडक्टर की लेयर्स होती है। एक कॉइल साइड से यहाँ से गया, फिर हो सकता है कि कॉइल का कोई दूसरा कॉइल साइड इसके ऊपर बिछाया जाए। तो इसका मतलब ये है कि एक जो स्लॉट है वो 2 कॉइल साइड कैरी कर रहा है, तो डिफरेंट कॉइल्स की। तो इस तरह से यहाँ पर हमें डबल लेयर दिख रही है कंडक्टर की, तो ये कहलाती है डबल लेयर बाइंडिंग। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी नंबरिंग किस तरह से की जाती है। नंबरिंग जो की जाती है उसमें जब भी गो कंडक्टर होता है उसकी नंबरिंग हम सिंपल कंडक्टर नंबर से ही करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कंडक्टर स्लॉट नंबर 5 से निकाला है आपने किसी कंडक्टर को, तो वहाँ पर आप उसको 5 ही नंबर नेम देंगे और रिटर्न जो हो रहा है वो आपने 11वें नंबर के स्लॉट से उसे वापस लिया है, तो रिटर्न को हमेशा डैश से शो करेंगे। और प्रिफर किया जाता है कि यदि आपने गो कंडक्टर को आपने यदि अपर लेयर में दिया है तो रिटर्न को लोअर डेक में अरेंज करेंगे, क्योंकि हमने अभी देखा कि जो डबल लेयर बाइंडिंग होती है उसमें क्या होता है, 2 डेक होते हैं, डबल डेक होते हैं या डबल लेयर होती है। तो एक अपर लेयर होगी और एक लोअर लेयर होगी। तो यदि गो कंडक्टर अपर लेयर में है तो रिटर्न कंडक्टर लोअर लेयर में रखा जाता है, और हमेशा यदि अपर लेयर को 5 से शो कर रहे हैं तो लोअर लेयर को 5 डैश से शो करते हैं। इसलिए यहाँ पर ये जो नंबरिंग की गई है 5-11 डैश, इसका मतलब ये है कि कंडक्टर का एक कॉइल साइड 5 नंबर के अपर लेयर से निकाला गया है और 11 नंबर के स्लॉट के लोअर डेक से वापस लिया गया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टर्म है कम्यूटेटर सेगमेंट्स। जो कम्यूटेटर होते हैं वो हमने कंस्ट्रक्शन में देखा था कि इसमें डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, मेटेलिक सेगमेंट्स, और एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। तो यहाँ पर ये जो सेगमेंट्स हैं ये सेगमेंट कम्यूटेटर सेगमेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच का मतलब ये है कि जब हम कोई कंडक्टर होता है उस कंडक्टर को गो कंडक्टर होता है, मान लीजिए कॉइल साइड है, यहाँ से करंट जा रहा है और ये एक रिटर्न कंडक्टर है, यानी ये कॉइल साइड से करंट वापस आ रहा है, तो ये कंडक्टर को टर्मिनेट करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट पे। ये कंडक्टर है ये हमेशा जाके कहाँ जुड़ा हुआ होता है, कम्यूटेटर सेगमेंट से। तो हर कॉइल साइड्स को हमेशा किसी एक कम्यूटेटर सेगमेंट से
जोड़ा जाता है। तो यदि कॉइल साइड 1 किसी कॉइल का कॉइल साइड 1 जिस कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़ा है उससे कितने कम्यूटेटर सेगमेंट डिफरेंस के बाद दूसरा कॉइल साइड जोड़ा गया है, ये कहलाता है कम्यूटेटर पिच। फॉर एग्जांपल यदि ये कॉइल साइड 1 जो है ये कम्यूटेटर सेगमेंट 4 से निकाला जाए, मान लीजिए कम्यूटेटर 4 से निकाल के ये कॉइल साइड लिया गया है और इसे कॉइल साइड्स 2 लेते हुए और इसे कम्यूटेटर सेगमेंट 5 पर टर्मिनेट किया जाए, तो यहाँ पर कम्यूटेटर पिच हो जाएगी 1, ये कहलाएगी कम्यूटेटर पिच, यानी कम्यूटेटर सेगमेंट का डिफरेंस जहाँ पर कॉइल टर्मिनेट हो रही है। अभी हम जब बाइंडिंग को और अच्छे से समझेंगे एक एग्जांपल लेके, तब आपको ये कम्यूटेटर पिच आसानी से और एग्जांपल से समझ में आ जाएगी। ये कहलाता है डेवलप डायग्राम ऑफ बाइंडिंग। हमने बाइंडिंग कैसे की जाती है इसको अगर समझना है तो हमें डेवलप डायग्राम बनाना पड़ता है। डेवलप डायग्राम के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि एक रोटर है या एक आर्मेचर है, उसको यहाँ से कट किया हमने और उसे कट करके हम अगर इस तरह से बिछा दें तो ये जो स्लॉट्स होंगे, मान लीजिए यहाँ से कट किया तो स्लॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये स्लॉट्स इस तरह से बिछ सकते हैं। टोटल 8 स्लॉट्स हैं और जो कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, जितने स्लॉट्स होते हैं उतने ही कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं यदि डबल लेयर बाइंडिंग है तो यहाँ पर यहाँ से कट किया तो उतने ही यहाँ पर क्या आ जाएंगे, कम्यूटेटर सेगमेंट्स आ जाएंगे। तो इसलिए अगर इसको मैं काट के इस तरह से लीनियरली बिछा दूं तो जो डायग्राम हमें मिलता है वो कहलाता है डेवलप डायग्राम। इसका क्या यूज़ होता है, इसके हेल्प से हम समझ सकते हैं कि हमें कौन से कंडक्टर को कहाँ से किस स्लॉट से निकालना है और कहाँ पर टर्मिनेट करना है। अब एक जनरल प्रोसीजर किस तरह से आर्मेचर बाइंडिंग की जाती है, तो आज की क्लास में मैं आपको लेव बाइंडिंग किस तरह से की जाती है वो बताऊंगा, पर एक जनरल प्रोसीजर हम पहले ही समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि लेव बाइंडिंग करना है या वेव बाइंडिंग करना है आर्मेचर के ऊपर। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स लेते हैं, कितने स्लॉट्स हैं आर्मेचर पे और हमें कितने पोल की मशीन डिज़ाइन करनी है। इसके बाद हम कॉइल स्पान कैलकुलेट करते हैं। कॉइल स्पान मतलब कि कॉइल का एक साइड कितने नंबर के स्लॉट से जाएगा और कितने नंबर के स्लॉट से वापस आएगा, तो हम क्या करते हैं, कॉइल स्पान कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स। इसके बाद हम कम्यूटेटर पिच डिसाइड करते हैं। कम्यूटेटर पिच के लिए दोनों तरह की बाइंडिंग्स के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है। एक प्रोग्रेसिव लेव बाइंडिंग के लिए YC इक्वल टू 1 लिया जाता है, यानी कम्यूटेटर पिच 1 ली जाती है। रेट्रो प्रोग्रेसिव के लिए -1 ली जाती है। तो अगर आप प्रोग्रेसिव लेव बाइंडिंग कर रहे हैं तो +1, यानी मान लीजिए आपका कॉइल साइड्स कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से शुरू हो रहा है तो टर्मिनेट होगा वो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 के ऊपर, ये कहलाती है प्रोग्रेसिव लेव बाइंडिंग। और यदि आप वेव बाइंडिंग करना चाह रहे हैं तो कम्यूटेटर पिच को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूले से। ये फॉर्मूला होता है 2 × S + -1/P। मान लीजिए आपके पास स्लॉट्स हैं 21, तो +-1 21 यानी 20 डिवाइडेड बाय पोल्स मान लीजिए 4 है तो डिवाइडेड बाय 4, उससे हम यहाँ पर कम्यूटेटर पिच कैलकुलेट करते हैं। कम्यूटेटर पिच आने के बाद हम प्रॉपर नंबरिंग करते हैं बाइंडिंग्स की और स्लॉट्स की, और उसके बाद उसमें बाइंडिंग करना शुरू कर देते हैं। और उस फाइनली हम ब्रशेस को प्लेस कर देते हैं। तो किस तरह से ब्रशेस प्लेस किए जाते हैं कौन से स्लॉट पे, वो भी हम देखेंगे आगे। आइए देखते हैं।
मान लीजिए आपको एक 4 पोल मशीन डिज़ाइन करना है और उसमें जो स्लॉट्स हैं वो 16 स्लॉट्स हैं। तो हमें कॉइल स्पान मिलेगा 16/4 यानी होगा 4। तो कॉइल स्पान यदि 4 है तो उसको किस तरह से हम डिज़ाइन करेंगे, हमें एक लेप बाइंडिंग डिज़ाइन करनी है। तो लेप बाइंडिंग डिज़ाइन के लिए हमें कम्यूटेटर पिच पता है क्या होती है, YC इक्वल टू +-1। हम एक प्रोग्रेसिव लेप बाइंडिंग बना रहे हैं यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, कंडक्टर को एक कम्यूटेटर सेगमेंट से स्टार्ट करते हैं, कॉइल साइड 1 लेते हैं, कॉइल स्पान है हमारे पास 4 यानी यहाँ से 4 आगे, तो 1 + 4 कितना होता है 5। यानी हमने कंडक्टर को यदि स्लॉट 1 से लिया है तो उसका जो रिटर्न होगा वो स्लॉट नंबर 5 से होना चाहिए। पर मैंने आपको बताया था कि यदि गो कंडक्टर अपर लेयर में है तो रिटर्न कंडक्टर लोअर डेक में होना चाहिए, लोअर लेयर में होना चाहिए। तो उसकी नंबरिंग कैसे करते हैं, डैश से करते हैं। तो यहाँ पर हम कैसे क्या करेंगे, स्लॉट नंबर 5 डैश से हम इसे वापस ले रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि कॉइल नंबर 1 जो है स्लॉट नंबर 1 से गई है और 5 डैश से वापस आई है। तो हम 1 5 डैश इसको लिख सकते हैं। अब इसे टर्मिनेट करना है, तो टर्मिनेट कहाँ होगी, ये कम्यूटेटर सेगमेंट पे। तो किस नंबर के कम्यूटेटर सेगमेंट पे टर्मिनेट करना है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा, कम्यूटेटर पिच के फॉर्मूले से। और लेप बाइंडिंग के लिए कम्यूटेटर पिच होती है 1। तो इसलिए यदि हमने 1 से इसको शुरू किया था इस कॉइल को, तो कहाँ टर्मिनेट करेंगे, 2 पे, एक सेगमेंट आगे। फिर सेकेंड कॉइल को शुरू करेंगे तो वो जाएगी नेक्स्ट स्लॉट में यानी 2 नंबर के स्लॉट में, और इस कॉइल स्पान होगा यहाँ पर 5 यानी 6 डैश से हमें इसे वापस लेना पड़ेगा। इसे टर्मिनेट करना है अगले कम्यूटेटर सेगमेंट में। इन दिस वे वी कैन प्रोसीड, हम इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें जो डायग्राम मिलेगा वो एक तरह से एक ओवरलेप जैसा डायग्राम मिलेगा। इसलिए इस बाइंडिंग को क्या कहा जाता है, लेप बाइंडिंग कहा जाता है। जो ये बाइंडिंग होती है, यदि जो अभी मैंने डिस्कस किया था कि कौन सी कॉइल कौन से स्लॉट से जा रही है, कहाँ से वापस आ रही है और किस कम्यूटेटर सेगमेंट पे टर्मिनेट हो रही है। जैसे कॉइल साइड 1 था और 5 डैश से वापस आया था, और कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से शुरू हुई थी और टर्मिनेट हुई थी 2 पे। तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाते जाएं तो एक जो टेबल बनेगा ये बाइंडिंग टेबल कहलाता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सी कॉइल का कौन सा साइड कौन से स्लॉट से जा रहा है और कहाँ पे किस कम्यूटेटर सेगमेंट पे टर्मिनेट हो रहा है और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हम देखते हैं कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट है ये 1 से अगर कोई कंडक्टर शुरू हुआ है 2 पे टर्मिनेट हो रहा है, 2 से शुरू हो रहा है 3 पे टर्मिनेट हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है 4 पे टर्मिनेट हो रहा है। तो यदि हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जो पूरा कॉइल का नेचर है वो पूरा क्लोज नेचर का हो गया है, क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट इस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं तो वो कॉइल को एक तरह से क्लोज लूप में बनाते जोड़ते जा रहे हैं। तो आप देखेंगे 1 से शुरू हुआ और यहाँ पे आके 1 पे ही ख़त्म हो गया है। इसका मतलब ये है कि कॉइल जो है वो 1 से शुरू होती है और 16 पूरे सारे स्लॉट होते हुए ये वापस यहाँ से घूम के ये वापस इसी पे जुड़ जा रही है। इसका मतलब ये है कि पूरी जो कॉइल होती है, चाहे वो लेप बाइंडिंग हो या वेव बाइंडिंग हो, वो एक क्लोज कॉइल के रूप में होती है, क्लोज सर्किट के रूप में होती है। ये पूरी बाइंडिंग की डिटेल है, ये पूरा एक डायग्राम है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से बाइंडिंग की गई है, किस तरह से यहाँ पे पोल क्रिएट होते हैं। मान लीजिए आपने कोई बाइंडिंग की है, स्लॉट कम्यूटेटर सेगमेंट 1 से निकाला है, स्लॉट 1 में लिया और इसे 5 डैश से वापस ले लिया, फिर 2 में दिया, 2 नंबर की कॉइल साइड ली, फिर इसे आपने 6 डैश से वापस लिया, 3 में दिया, 3 से लिया, 3 नंबर का कॉइल साइड यहाँ से 7 डैश से वापस लिया, फिर नेक्स्ट कम्यूटेटर सेगमेंट में दिया, फिर ये 4 नंबर का कॉइल साइड, फिर इसे 8 डैश से वापस लिया। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे, हमें कॉइल ऐसी क्लोज टाइप की दिखती जाएगी, क्लोज नेचर की कॉइल बनती चली जाएगी। अब बात आती है कि इसमें किस तरह से पोल क्रिएट किए जाते हैं। तो पोल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, उतने ही नंबर ऑफ ब्रशेस
प्लेस करते हैं जितने की हमें यहाँ पर पोल्स हैं। तो अगर 4 पोल मशीन है या 4 पोल मशीन बनानी है तो हम 4 ब्रशेस प्लेस करते हैं। 16 टोटल कम्यूटेटर सेगमेंट है तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो क्या आएगा 16/4 यानी 4, यानी हर 4 स्लॉट्स के बाद हम एक कम्यूटेटर एक ब्रश प्लेस कर देंगे। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक ब्रश प्लेस किया तो 4 स्लॉट बाद यानी 5th नंबर पे दूसरा ब्रश प्लेस करेंगे, फिर 9 पे करेंगे और 10 पे करेंगे। तो ब्रशेस की इस तरह से पोजीशन दी जाती है कि इक्वल डिस्टेंस पर ब्रश प्लेस हो जाए। अब इन ब्रशेस को सप्लाई दी जाती है। मान लीजिए एक मोटर हम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो मोटर डिज़ाइन के केस में क्या होता है कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि AN पोल बन जाए, S पोल बन जाए, N पोल बन जाए, S पोल बन जाए। तो हम इस तरह से सप्लाई देना चाहेंगे कि यहाँ पर सिमिलर करंट ऐसा हो जाता हुआ हो और यहाँ से करंट आता हुआ हो, जाता हुआ हो इन यहाँ से, फिर यहाँ से आता हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ब्रशेज हैं यहाँ से जो भी करंट होगी पोलरिटी वो एक सिमिलर पोलरिटी होना चाहिए। मान लीजिए N टर्मिनल है तो ये पोलरिटी ऐसी होना चाहिए कि इन आगे के स्लॉट्स में भी 1 2 3 4 इन सारे स्लॉट्स में एक पोलरिटी बनी रहे। तो उसके लिए हम आगे के 5वें स्लॉट पर दूसरा ब्रश प्लेस करते हैं। तो ये आगे के पूरे 4 स्लॉट्स तक सेम पोलरिटी मेंटेन करके रखता है। तो ये पूरा एरिया एक पोल बन जाता है क्योंकि ये करंट सिमिलर डायरेक्शन में फ्लो होगा जब तक कि ये ब्रश इन स्लॉट्स के कांटेक्ट में। इसी तरह से ये वाला ब्रश इन स्लॉट्स के कांटेक्ट में होगा तो वो यहाँ पर करंट फ्लो कराएगा। ये वाला ब्रश इन 4 स्लॉट्स के कांटेक्ट में है तो वो यहाँ से के कंडक्टर्स के साथ डील करेगा। ये वाला ब्रश इन कंडक्टर्स के साथ डील करेगा। ये वाला N पोल बनना है, ये वाला N पोल बनना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं सेम पोलरिटी यहाँ पर लेते हैं, इसलिए इनको दोनों को जोड़ देते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर एक पोलरिटी की सप्लाई दी जा रही है तो वो सेम करंट सेम डायरेक्शन की करंट यहाँ पर इन सेगमेंट्स को देगी, जिससे कि यहाँ पर सेम पोल यहाँ बनेंगे। और अपोजिट पोलरिटी हम यहाँ पर इन बचे हुए 2 ब्रश में जोड़ देते हैं तो यहाँ पर अपोजिट पोल बन जाएंगे। तो इस तरह से ANS NS पोल इस रोटर में डेवलप हो जाएंगे, जिसके जब ये मेन फील्ड फ्लक्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगा, जैसा कि मोटर में होता है। इसका उल्टा यदि एक जनरेटर है तो जनरेटर के केस में हम क्या चाहते हैं, जनरेटर के केस में हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये फील्ड प्रोड्यूस हो या EMF प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पर जो मेन फील्ड है वहाँ का N इसके साथ इन 4 पोल्स के इन स्लॉट्स के साथ कांटेक्ट में आएगा, S इन स्लॉट्स के साथ कांटेक्ट में आएगा, N इन स्लॉट्स के साथ और S इन स्लॉट्स के साथ। क्योंकि 4 पोल हैं तो 4 स्लॉट्स में एक पोल का इंटरेक्शन होना चाहिए। तो उसके कारण यहाँ पर जो EMF इंड्यूस होगा वो एक तरह की पोलरिटी का होगा इन 4 स्लॉट्स में। नेक्स्ट 4 स्लॉट्स में अलग तरह की EMF इंड्यूस होगा, नेक्स्ट 4 स्लॉट्स में अलग तरह का EMF इंड्यूस होगा, नेक्स्ट 4 स्लॉट्स में अलग तरह का EMF इंड्यूस होगा। तो इसलिए ब्रशेस को 4 स्लॉट्स के बाद आगे रखा गया ताकि यहाँ पर हमें पोलरिटी अपोजिट मिल जाए, माइनस प्लस माइनस प्लस जनरेटर के केस में। तो इस तरह से हमें यहाँ पर प्लस माइनस सप्लाई मिल जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि A=P होता है लैप बाइंडिंग में, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं उतने ही पैरेलल पाथ हमें लेना पड़ रहे हैं। यहाँ देखिए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 1 2 3 एंड 4, 4 पैरेलल पाथ में हम डिवाइड कर रहे हैं करंट को। तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हो गए हैं, नंबर ऑफ पोल्स के बराबर। तो मुझे लगता है आपको लैप बाइंडिंग किस तरह से की जाती है समझ में आ गई होगी अच्छे से। आप 1-2 एग्जाम्पल और लेके बुक से, मशीन डिज़ाइन की बुक से आप इसको पढ़िए और अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।